नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। बढ़ते अपनी खबर की तरफ। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में 6100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई हवाई अड्डा परियोजना और वाराणसी में कई विकास पहल शामिल है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा के ऐतिहासिक जीत के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी आगमन पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री के प्रयासों से मिलने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मैं काशी प्रदेश और देश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन पर हरियाणा की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उनका काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशीवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंच पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मैं सभी राज्यपालों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं जो तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का दिन काशी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। मैं अभी एक बड़े नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करके आपके बीच आया हूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इस अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को काफी मदद मिलेगी। यहाँ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं देश और उत्तर प्रदेश के दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े अन्य राज्यों के सम्मानित गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री नायडू जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल कर उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की, उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमने बापत एयरपोर्ट की हाईवे बनवाया और एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई तो हमने न सिर्फ यात्रियों को फायदा हुआ बल्कि बनारस में कई लोगों को रोजगार भी मिला। इससे कृषि उद्योग और पर्यटन को मजबूती मिली। जरा सोचिए
एक समय था जब उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल सड़कों का मजाक उड़ाया जाता था। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे वाले राज्य के रूप में है। अब यूपी की पहचान सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए है। जल्द ही नोएडा के जेवर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। मैं यूपी की इस प्रगति के लिए योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। आप जरा सोचिए, वो भी दिन थे जब यूपी को खस्ताहाल सड़कों के लिए ताने दिए जाते थे। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में हुआ है। आज यूपी की पहचान सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य की है। नोएडा के जेवर में भी जल्द ही एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होने जा रहा है। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा पर एक नए रेल पुल के निर्माण को सरकार ने पहली मंजूरी दे दी है। राजगढ़ के पास बनने वाला यह पुल एक भव्य संरचना होगी, जिसके नीचे कई ट्रेनें चलेंगी और ऊपर 6 लेन का हाईवे होगा, जिसका लाभ वाराणसी और चंदौली के लोगों को मिलेगा। साथियों, हमारी काशी खेलों का भी बहुत बड़ा केंद्र बन रही। एक नया स्टेडियम नए स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत है। इस नए स्टेडियम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लेकर ओलंपिक तक की तैयारियां हो रही। यहाँ आधुनिक खेल सुविधाएं स्थापित की गई। पहले ही सरकार ने गंगा जी पर एक नए रेल रोड ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी है। जॉन राजघाट का पुल होना, एकरे पास में एक थे भव्य पुल और बने जा था। एकरे नीचे कई थे ट्रेन चले और ये ऊपर 6 लेन का हाईवे भी बनी। एक कर लाभ बनारस और इस चंदौली के लाखन लोगन के मिले। साथियों, हमारी काशी अब खेलों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सीगरा स्टेडियम अब नए रंग रूप में आपके सामने है। नए स्टेडियम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक तक की तैयारियों के इंतजाम हो गए हैं। यहां खेलों की आधुनिक सुविधाएं बनी हैं। काशी के नौजवान खिलाड़ियों का सामर्थ्य क्या है, ये सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान हमने देखा है। अब पूर्वांचल के हमारे बेटा बेटी का बड़ा खेल के तैयारी बढ़े, अच्छी सुविधा मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। आज हम हर घर गांव में लखपति दीदी बनाने का कार्य कर रहे हैं और हमारी गांव की बहनें ड्रोन पायलट भी बन रही। दशकों बाद बनारस के विकास के लिए एक साथ इतने काम हो रहे हैं, जबकि काशी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसलिए आज मैं प्रत्येक काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। वो कौन सी मानसिकता थी जिसके कारण काशी को अतीत के विकास के लिए वंचित रखा गया?
शक्ति को नई शक्ति दी है। करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें व्यापार करने की सहूलियत दी गई है। आज हम गांव-गांव में लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज गांव की हमारी बहनें अब ड्रोन पायलट भी बन रही है। और ये तो काशी है, यहां साक्षात शिव भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। काशी ये सिखाती है कि समाज तभी समृद्ध होगा जब नारी सशक्त होगी। इसी भावना से हमने विकसित भारत के हर संकल्प में नारी शक्ति को केंद्र में रखा है। जैसे पीएम आवास योजना ने करोड़ों महिलाओं को उनके अपने घर की सौगात दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां बनारस की महिलाओं को भी मिला है। आपको पता है, सरकार अब 3 करोड़ और नए घर बनाने जा रही है। यहां बनारस में भी जिन महिलाओं को पीएम आवास के घर नहीं मिले, उन्हें भी जल्द से जल्द ये घर दिए जाएंगे। हमने घर घर नल से जल और उज्ज्वला गैस तो पहुंचाई है। अब मुफ्त बिजली और बिजली से कमाई वाली योजना भी चल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हमारी बहनों का जीवन और आसान होने वाला है। अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है। मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है। यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है। वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 1 हिंदुस्तान दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंद विहार IRTS स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन पर काम कर रहे श्रमिकों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मेट्रो लगभग 20 वर्षों से परिवहन व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रैपिड सेवा RRTS एक हिस्से पर शुरू हो गई और सराय कालेखा से अन्य मार्गों पर काम तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द ही शुरू करने की योजना है। चालू होने के बाद यह सेवा अंतर शहर यात्रियों को जोड़ेगी, जिससे राजधानी से आने वाले यात्रियों को लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक तय करने में मदद मिलेगी। ये सर हम लोग का ग्राउंड लेवल है और प्लेटफॉर्म सर यहाँ पे नीचे है। मोटे तौर पर सर इसका नक्शा मैं बता देता हूँ।
सर हम लोग का जो सराय काले खां है सर वो इस तरह से जंक्शन स्टेशन रहेगा सर, और सराय काले खां से सर हम लोग ये मेरठ की ओर जा रहे हैं सर मोदीपुरम तक। ऐसा आप लोग पीछे लो ना तो अब ये आनंद विहार है सर और ये साहिबाबाद हो गया सर। तो ये सर करीब 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। ये अभी हम लोग यहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं सर, ये न्यू अशोक, सो न्यू अशोक नगर आनंद विहार साहिबाबाद में सर अभी ट्रायल चल रहे हैं, क्योंकि सर हम लोग प्रयासरत हैं कि न्यू अशोक नगर का जो वहाँ बस स्टैंड है वो आनंद विहार का बड़ा वाला है या यहाँ? सर आनंद विहार में सबसे बड़ा बस अड्डा है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग सर यहाँ से बिल्कुल नज़दीकी एक तो इस तरफ है सर और एक इस तरफ है, यहाँ पे 2 बस अड्डे हैं सर। हाँ सर पूरा कनेक्शन किया है सर, इसमें मल्टी मोडल हम लोगों ने सर एक तो रेलवे से सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो का तो अपना रोल काफ़ी समय से लगभग 20 वर्षों से बहुत अच्छा लेवल पर चल रहा है, लेकिन ये जो रैपिड सर्विस RRTS जो सर्विस है जिसका शुरुआत अब एक पोर्शन पर हो गया है, लेकिन बहुत तेज़ी से काले खां से सराय काले खां से अन्य रूट्स के पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसकी गति बनने के बाद मेट्रो इंटरसिटी होने के कारण से मेट्रो से थोड़ा लंबी दूरी की भी जो कैपिटल से लोग आने जाने वाले हैं उसका उपयोग कर सकेंगे। लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरियां वो सब RRT से हुआ करेंगी। तो इसका पहला जो ये प्रोजेक्ट है सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम, इस पर काम चल रहा है, कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ। आज मैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन को जो हमारा RRTS का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है इसको निरीक्षण किया है, तो बहुत सी नई विधाएं यहाँ जो जोड़ी गई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए और एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही एक अच्छा मॉडल एक तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ जैसे तैयार हो जाएगा जो लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी अगले वर्ष तक इसको हम सराय काले खां तक कंप्लीट करके और लोगों को सुविधा जो है पूरी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में जमीन स्तर पर उतार दिया। आज सुबह से इसकी शुरुआत कर दी गई। शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि वॉलंटियर्स लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की गुजारिश कर देखे जा रहे हैं। कई जगह तो वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें अनुरोध किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वह अपना योगदान दें। लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि कार्बन उत्सर्जन में कुछ कमी लाई जा सके। दिल्ली में प्रदूषण लेवल को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के RTO पर पहुंचकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का मुहिम शुरुआत की। कहा कि दिल्ली वालों को दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। आप शासित पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन बीजेपी शासित हरियाणा और यूपी में पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर आप सरकार अपना काम युद्ध स्तर पर कर रही है। इसी क्रम में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन अभियान का आगाज किया गया। मेरी दिल्ली वालों से अपील है कि रेड लाइट पर सभी अपनी गाड़ियों का इंजन बंद कर दें, इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है उससे 2 गुना ज़्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है। आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पंजाब में हमारी सरकार बनी 2 साल पहले। 2 साल पहले 2,500 अक्टूबर के महीने में 20 तारीख तक 2,500 पराली जलने की घटना थी। आज दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको देखते हुए पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज़ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। कल मैं आनंद विहार गया था। आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम CNG और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं।
तो हमारी जो जितनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए, दिल्ली के लोगों के साथ बदला मत लीजिए, प्रदूषण बढ़ाने का काम मत करिए, घटाने में सहयोग करिए। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो अपने हिस्से का काम है उसे तेजी से कर रही है। जैसे डस्ट पोल्यूशन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। पीसीआर को सूचना मिली कि सेक्टर 14 रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास बहुत तेज आवाज के साथ एक विस्फोट हुआ। एसएचओ, पीबी और स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त पाई गई और दुर्गंध आ रही थी। पास की दुकान और दुकान के पास खड़ी कार के शीशे क्षतिग्रस्त पाए गए। कोई हताहत नहीं हुआ। क्राइम टीम, एफएसएल टीम और बम विस्फोटक दस्तों के मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। विस्फोटक के कारण जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के पीसीआरओ संजय त्यागी ने बताया कि सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन के सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाके की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पाया कि वहां दुर्गंध आ रही थी। स्कूल परिसर में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक विभाग, क्राइम टीम और स्पेशल सेल की हमारे विशेषज्ञ वहां हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने तक कोई निर्णायक बयान देना सही नहीं होगा। Morning, Prashant Vihar Police Station received an information about heavy noise near CRPF school. Immediately, police teams reached the spot, and it was found that there's some foul smell, and window panes, glasses were broken in the school premises, and some nearby shops and one or two cars also. Senior police officers of the police reached the spot. Our experts from forensic department, crime team, and even special cell are there. We are investigating the matter. As soon as we have some further update on this or about the reasons of the explosion, we'll let you know, we'll inform you and we'll update you. But is there any link to terror angle? So far there is, we can't say anything about it because the reasons of the noise are being found out, are being investigated. दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। नरेला दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय के सामने बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि अगर दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वह कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा और उनका वेतन भी समय पर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अपने किए गए वादे पर ध्यान ही नहीं दिया। इसको लेकर दिल्ली नगर निगम नरेगा जान के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का बताया गया कि सीपीसी का रुका हुआ पैसा, जिन सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी उनके परिवारों को नौकरी और जो सफाई कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन तक समय पर नहीं आ रही। इन सभी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर नहीं आ रही है। साथ ही कई अन्य फंड जो सफाई कर्मचारियों के काटते हैं वह हर महीने मिलते हैं, वह भी कुछ सालों से नहीं मिल रहे। 2010-2020 लागू हुए कानून के तहत इनका वेतन इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों यूनियन डीसी ऑफिस में ज्ञापन भी सौंपे। प्रदर्शन इस प्रकार है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के ऊपर जो तानाशाही निगम प्रशासन की चल रही है, मैं उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा। 2014 से जो हमारे डेली वेजेस सफाई कर्मचारी है उनकी हर साल जो सैलरी बढ़ती है उसका एरियर हमें जनता ने देना था निगम प्रशासन ने, जिसमें कि केंद्र सरकार ने और सिविल सेंटर से हमारी मेयर ने पैसा रिलीज कर दिया है नरेला जोन में कि भी जितने भी डेली वेज हैं उनके 18 से 25 हजार रुपए के आसपास एरियर बनता है, वो इन्होंने दिवाली पर पे करना था। लेकिन अचानक हमारे निगम प्रशासन ने नरेला जोन के सभी अधिकारियों ने ये पैसा देने से मना कर दिया। उसके संदर्भ में लेकर हमारे सभी कर्मचारी आक्रोशित होकर आज धरना देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज तक नहीं की है, लेकिन आज अभी उन्होंने समय दिया 1 घंटे का कि 1 घंटे में हमारे उपायुक्त महोदय और सहायक आयुक्त यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगर आज इस बात पर अगर हमारा निर्णय पॉजिटिव निकलता है तो ये प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा, नहीं तो 25 तारीख से हो सकता है कि सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पे भी जा सकते। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।